शिक्षा की जिस परंपरा की मैं चर्चा कर रहा था, तो भारत में शिक्षा की बहुत सुदीर्घ परंपरा रही है। और जब हम उस परंपरा की बात करते हैं तो बात सा विद्या या विमुक्तये से प्रारंभ करना ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देता है। शिक्षा वो है जो हमको मुक्त बनाती हो। शिक्षा ये है जो विभिन्न बंधनों से जकड़ती न हो, बल्कि ये शिक्षा ये मुक्त करने की प्रक्रिया है। किन-किन चीज़ों से मुक्त करती है वो शिक्षा हमें बुराइयों से मुक्त करती है, शिक्षा हमें जड़ता से मुक्त करती है, शिक्षा हमें संकीर्णता से मुक्त करती है और इन सारे संकीर्णताओं से मुक्त करते हुए एक उन्मुक्त व्यक्ति तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य ये भारतीय परंपरा है। शिक्षा के जब तीनों विचारों की हम चर्चा करते हैं, चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे प्रयोजनवाद हो, तो आदर्शवादी ये कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य एक आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार शिक्षा का उद्देश्य है। यानी वो भौतिक जगत को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठता हासिल करना, आध्यात्मिक जगत हेतु तैयार करना या आध्यात्मिक रूप से एक सचेत मानव तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। इसी प्रकार से जब प्रकृतिवादी शिक्षा का हम अध्ययन करते हैं तो प्रकृतिवादी ये कहता है कि वास्तविक जो शिक्षक है वो प्रकृति है। प्रकृति की गोद में ही बालक का समग्र और समरस विकास होता है। बालक के नैसर्गिक शक्तियों का विकास ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए जब नैसर्गिक और समरस विकास हम करना चाहते हैं तो वास्तविक परिस्थितियों में ही वो विकास हो सकता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य उसको व्यक्ति को मौलिक बनाना है, उसको वास्तविक बनाना है, उसको उसकी मूल चेतना के साथ उसका विकास करना है। इसी प्रकार से जो तीसरी परंपरा है वो उस जो कहता है कि शिक्षा की जो कसौटी है वो उपयोगिता है। शिक्षा का जो वास्तविक मूल्य है वो उपयोगिता है। जो हमारे लिए उपयोगी है वही श्रेष्ठ है। ये प्रयोजनवाद कहता है। वो यही कह लगी कि सभी जो चीजें जो है कांस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन के स्टेज में सतत पुनर्निर्माण की अवस्था में रहती है। कोई अस्थायी मूल्य नहीं है। मूल्य भी सतत निर्माण की प्रक्रिया में रहते हैं। जहां तक भारतीय परंपरा की बात है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा कोई सूचना का ढेर नहीं है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति का के मस्तिष्क का विकास करे। जो शिक्षा वो है जो व्यक्ति को में चरित्र का निर्माण करे। शिक्षा वो है जो उसको उसके पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य दे। तो इस प्रकार से जो स्वामी जी की परिभाषा स्वामी विवेकानंद की वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। शिक्षा मनुष्य में पहले से वो पूर्णता निहित है। शिक्षा का उद्देश्य उन पूर्णताओं को प्रकट करना है। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। जो पाश्चात्य दर्शन है वो कहता है कि ज्ञान का जो केंद्र है वो बाहर है, ज्ञान का स्रोत जो बाहर है। लेकिन जो भारत की चिंतन परंपरा वो कहती है कि ज्ञान का जो स्रोत है वो मूल स्रोत है, वो अंदर है, व्यक्ति के अंदर है। उसको प्रकट करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा वो माध्यम है, शिक्षा वो अवसर है जिससे व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है वो प्रकट हो सके। आपको ध्यान होगा कि 1996 में एक दुनिया में शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं या शिक्षा दुनिया की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन यूनेस्को ने गठित किया था, जो उसने अपना प्रतिवेदन दिया था, उस प्रतिवेदन की टाइटल ही थी कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन। जो अधिगम का खजाना है, जो ज्ञान का खजाना है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो उसी व्यक्ति के अंदर निहित है। इसलिए सारी क्षमताएं, सारी पूर्णताएं व्यक्ति के अंदर निहित है। उन पूर्णताओं को प्रकट करना शिक्षा का उद्देश्य है। उसी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड and by which one can stand on own feet। तो ऐसी शिक्षा हो जो उसमें शारीरिक रूप से उसे सबल बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो उसके मस्तिष्क को विकसित करे। शिक्षा ऐसी हो जो उसके आत्मा का विस्तार करे। और शिक्षा ऐसी हो
जो व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य भी दे। इसी प्रकार से गांधी जी की मैं चर्चा कर रहा था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 3 H का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करना, जो हेड, हैंड एंड हार्ट, जिसकी बात गांधी जी करते हैं, जिसको आधुनिक शिक्षा शास्त्री जिसको कहते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, या जिसको और सामान्य शब्दों में कहते हैं कि ज्ञानात्मक विकास, कौशलात्मक विकास और भावात्मक विकास। तो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा ये है जो व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास करे। वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति को हुनरमंद बनाए, जो उसको उसमें कौशल का सृजन करे। और वास्तविक शिक्षा ये है जो ज्ञान और कौशल के साथ साथ व्यक्ति को संस्कारवान भी बनाए, व्यक्ति को चरित्रवान भी बनाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 1966 में जो कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन आया था, तो कोठारी कमीशन ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और कोठारी कमीशन की जो टाइटल आई थी, जो रिपोर्ट आई थी, उसकी टाइटल थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। 20 साल बाद जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में आई, तब कोठारी साहब से किसी ने पूछा कि अगर आज के संदर्भ में आपको शिक्षा नीति इस देश की देनी हो, तो 66 में जो आपने प्रतिवेदन दिया था उसमें क्या संशोधन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं उसकी टाइटल बदलूंगा, और मैं अब उसकी टाइटल रखूंगा जो पहले 66 में दिया कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, आज मैं टाइटल दूंगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो शिक्षा, वो 20 वर्ष शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो 66 में जो कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन आया था, उस समय चीन के युद्ध के बाद देश में समृद्धि लाना इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो उसमें शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का सबल साधन बनाया जाए, ऐसा कोठारी साहब ने माना। लेकिन 20 साल बाद उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा के ज्ञानात्मक विकास के साथ शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य, जो समाज में शिक्षा जिस संकट का सामना कर रही है वो चरित्र निर्माण का, इसलिए उन्होंने कहा कि 86 में मैं देता तो उसकी टाइटल रहता है एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य चरित्र निर्माण, जिसको गांधी जी हार्ट के रूप में करता है, हृदय का विस्तार। शिक्षा का उद्देश्य हृदय का विस्तार होना चाहिए। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा व्यक्ति को निर्भय बनाती है। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को कायर बनाए, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा ये है जो व्यक्ति को निर्भय बनाए, और जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय का प्रतिकार करने, या जो कुछ भी चुनौतियां समाज में दिखाई दे रही हैं, उन चुनौतियों का सिंह की तरह साहस और शौर्य के साथ उन चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करने की जो प्रक्रिया है, वही वास्तविक में शिक्षा है। यानी शिक्षा, स्वामी जी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति को निर्भय बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, शिक्षा व्यक्ति में साहस और शौर्य पैदा करती है। तो इस प्रकार से शिक्षा, वो स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ओनली ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज नॉट ओनली ए प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, बट इट इज मियरली ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षा ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी प्रक्रिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में कहते हैं व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरण शिक्षा है, मनुष्य को देवत्व के रूप में विकसित करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। समग्र रूप से उसमें परिवर्तन, और वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो स्व के चेतना के साथ, लोक चेतना के साथ उसे जोड़े। जब इस प्रकार का परिवर्तन आता है तब वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्व के हित से उठ करके जहां स्व की चेतना के साथ साथ लोक चेतना के साथ व्यक्ति स्वतः को जोड़ दे, वो वास्तव में शिक्षा है, जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ये भी कहते हैं कि शिक्षा पूर्णांक की यात्रा है, हम सब अपूर्ण हैं, लेकिन शिक्षा वो प्रक्रिया है, शिक्षा वो उपकरण है जो हमें पूर्ण बनाती है। तो पूर्ण बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमको शारीरिक रूप से विकसित करना, मानसिक रूप से विकसित करना, आध्यात्मिक रूप से विकसित करना, और साथ ही साथ हमको जो जीवन कौशल है उन जीवन कौशलों के लिए भी तैयार करना, उन जीवन कौशलों में भी निपुण बनाना। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि शिक्षा वो है जो व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ती है। व्यष्टि का समष्टि के साथ सम्मिलन, या व्यष्टि की चेतना को समष्टि की चेतना के साथ जोड़ लेना ही वास्तव में शिक्षा है। वो कहते हैं धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों के साधन के रूप में उन पुरुषार्थों को प्राप्त करने का अगर कोई सबसे सबल साधन है, कोई सबसे उपयोगी साधन है, तो वो शिक्षा है। इसीलिए वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य एकात्म मनुष्य का निर्माण। और एकात्म मनुष्य क्या है? एकात्म मनुष्य ऐसा जो शारीरिक रूप से विकसित हो, जो मानसिक रूप से विकसित हो, जो आत्मिक रूप से इसलिए कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास और आत्मा का विकास। इन सबका सर्वांग जब विकास होता है तब हम एकात्म मानव का निर्माण करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एकात्म, इसीलिए इसी परिकल्पना के आधार पर उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का भी प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार से एक बहुत भारत के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री श्री अरविंद है। श्री अरविंद भी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे अतीत के चिंतन की दृष्टि हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वर्तमान की समस्याओं के समाधान की क्षमता हो। शिक्षा ऐसी हो जो हमारे अंदर भविष्य की एक सुनियोजित दृष्टि या भविष्य के विकास की दृष्टि उत्पन्न करती हो। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि शिक्षा अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को जोड़ती है। शिक्षा एक इंटीग्रेशन की प्रोसेस है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ते हुए एक सर्वांग मनुष्य का निर्माण करती है। वो कहते हैं कि माइंड को सुपर माइंड के रूप में विकसित करने, मनुष्य को अति मानव के रूप में विकसित करने की जो प्रक्रिया है वही वास्तव में शिक्षा है। एक शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश का बड़ा नाम है जिसकी चर्चा किए बिना शिक्षा की संकल्पना को समझना शायद अधूरा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के संदर्भ में थोड़ी अलग दृष्टि रखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बालक का समरस और नैसर्गिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है, और नैसर्गिक और समरस विकास के लिए प्राकृतिक होना या मौलिक होना आवश्यक है, और मौलिक होने के लिए बालक को कृत्रिमता से दूर हटना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो शिक्षालय है या शिक्षा का वातावरण है वो शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर हट करके शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तव में अगर हम ठीक प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा को शहर के कृत्रिम वातावरण से अलग करके गांव के नैसर्गिक वातावरण से, गांव का जो नैसर्गिक वातावरण है शिक्षा के उद्देश्यों को दूर प्राप्त करने के लिए हमारे लिए ज्यादा सफल और ज्यादा प्रेरणास्पद है। इसीलिए वो जो शिक्षा का जो प्रयोग उन्होंने किया, शांति निकेतन या और श्री निकेतन, इन सबकी स्थापना शहर के वातावरण से बिल्कुल दूर गांव के नैसर्गिक वातावरण में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य अनुवादक तैयार करना नहीं है। शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिकार करते हुए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रतिकार करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वो शिक्षा का उद्देश्य हमको एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना है जो अपने परंपराओं से, शिक्षा व्यक्ति को माटी से जोड़ती है, शिक्षा व्यक्ति को अपने समाज से जोड़ती है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जो उसको उसके परिवेश के साथ जोड़े और जो उसको अपनी, उसके अंदर जो छिपी हुई मौलिक प्रतिभा है, जो नैसर्गिक प्रतिभा है, उसका जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को प्रकट होने का अवसर प्रदान करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए शिक्षा की इस परंपरा के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो वो आगे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा पास करना नहीं है। नैसर्गिक विकास प्रकृति की गोद में ही हो सकता है। गांव शहर के मुकाबले शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के ज्यादा निकट दिखाई देते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो वास्तविक शिक्षा है वो प्रकृति के संपर्क में ही प्राप्त की जा सकती है, या जो नैसर्गिक विकास है वो स्वाभाविक ढंग से ही हो सकता है। तो शिक्षा की जो ये कल्पना या शिक्षा का जो चरित्र है या शिक्षा का जो स्वरूप है, उसको एक एक और चिंतक जिनकी चर्चा किए बिना शायद शिक्षा की संकल्पना को मैं पूर्ण नहीं मानूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो जो वंचित वर्ग है उसके मुक्ति का साधन है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा के द्वारा आर्थिक कुशलता आ सकती है, और शिक्षा के द्वारा हम राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में अगर हम कहें तो कहते हैं कि इट इज द एजुकेशन व्हिच द राइट वेपन टू कट द सोशल स्लेवरी, and it is the education
which will enlighten the downtrodden masses to come up and gain social status, economic betterment and physical freedom. तो शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है, शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शिक्षा सोशल इक्वलाइजर के एक श्रेष्ठ साधन के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा के अगर जो ये भारतीय विचारक जो है शिक्षा की संकल्पना के संदर्भ में जो उनके विचार थे, उसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा विचार काका कालेलकर ने प्रस्तुत किया, वो भी मैं आपके सामने रखा हूं, तो शायद शिक्षा की और तस्वीर स्पष्ट रूप से उभर के आएगी। काका कालेलकर शिक्षा की तुलना एक देवी से करते हैं और वो कहते हैं कि उस देवी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सत्ता की दासी नहीं हूं, कानून की किंकरी नहीं हूं, कला की प्रतिहारी नहीं हूं, विज्ञान की सखी नहीं हूं, अर्थशास्त्र की बांदी नहीं हूं, मैं तो धर्म का पुनरागमन हूं। एक बार मैं इसको फिर पुनः दोहराना चाहता हूं, मैं सत्ता की दासी नहीं हूं, मैं कानून की किंकरी नहीं हूं, मैं कला की प्रतिहारी नहीं हूं, विज्ञान की सखी नहीं हूं, अर्थशास्त्र की बांदी नहीं हूं, मैं तो धर्म का पुनरागमन हूं। मनुष्य की बुद्धि, हृदय और सर्व इंद्रियों की मैं स्वामी हूं। मानस शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे दो चरण हैं, कला और कारीगरी मेरे दो हाथ हैं, विज्ञान मेरा मस्तिष्क है, धर्म मेरा हृदय है, जिसकी चर्चा गांधी जी कहते हैं, हृदय की शिक्षा। तर्क और निरीक्षण मेरी दो आंखें हैं, जो भारतीय परंपरा कहती है कि अंधविश्वासों से मुक्त करना, रूढ़ियों से मुक्त करना, जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, जो कुछ तर्क संगत है, जो कुछ भी बुद्धि संगत है, वही ग्रहणीय है, इसलिए प्रत्येक को तर्क की कसौटी पे कसो। इसीलिए वो कहते हैं कि तर्क और निरीक्षण मेरी दो आंखें हैं, इतिहास मेरा कान है, स्वातंत्र मेरा श्वास है, उत्साह और उद्योग मेरे दो फेफड़े हैं, धैर्य मेरा व्रत है, श्रद्धा मेरा चैतन्य है, ऐसी मैं जगदम्बा जगत धात्री हूं। ये शिक्षा के स्वरूप की कल्पना काका कालेलकर करते हैं। वो ये भी कहते हैं आगे कि शिक्षा मेरा उपासक कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, मेरी कृपा से उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होंगी। इसलिए अगर काका कालेलकर के इस शिक्षा की संकल्पना पर अगर हम ध्यान दें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा व्यक्ति को सार्विक पटल पर विकसित करती है। और शिक्षा की जो पूरी भारतीय परंपरा है, उस परंपरा पर ध्यान दें और उस परंपरा को समग्र रूप से अगर विकसित सूत्र रूप में प्रकट अगर हम करना चाहें तो जो हमारे वैदिक साहित्य में कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य पंच महाकोश का विकास, अन्नमय कोश का विकास, प्राणमय कोश का विकास, मनोमय कोश का विकास, विज्ञानमय कोश का विकास और आनंदमय कोश का विकास। तो जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो शिक्षा की परंपरा है या सनातन जो परंपरा है, उसमें शिक्षा को मनुष्य के सार्विक पटल पर विकसित करने के लिए उसके अन्नमय कोश का विस्तार, इसका मतलब उसको शारीरिक रूप से सबल बनाना, श्रेष्ठ बनाना, उसकी व्यवस्था करना। दूसरा प्राणमय कोश का, उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मनोमय कोश का मतलब उसका इमोशनल डेवलपमेंट। विज्ञानमय कोश उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और आनंदमय कोश सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि बृहत्तर समाज के लिए, जो स्वयं की चेतना के साथ लोक चेतना को जोड़ दे या स्वयं की चेतना पर लोक चेतना को ज्यादा महत्व दे, वो वास्तव में आनंदमय कोश का विस्तार है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो क्रमिक रूप से, जिसको मास्लो कहते हैं, जो नीड्स में ये जो फिजिकल नीड्स है, फिर बायोलॉजिकल नीड्स है, फिर बिलोंगिंगनेस है, सेल्फ स्टीम है, और फिर अंतिम में जाकर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको आदर्शवादी भी कहते हैं, कि शिक्षा का जो चरम मूल्य है या जो चरम उद्देश्य है वो आनंदमय कोश का विस्तार है, जिसको जो पाश्चात्य दार्शनिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में प्रकट करते हैं।
इसको शिक्षा का एक गुरुकुल की मतलब कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं अगर इस बात को स्पष्ट करूं तो शिक्षा की अपने यहाँ कितनी संपूर्ण व्यवस्था थी। गुरुकुल के एक शिक्षा का उदाहरण मैं दूंगा। आज आज शिक्षा जब ज्यादा परीक्षा केंद्रित हो रही है, छात्र के ज्ञानात्मक विकास तक सिमटती जा रही है, तो ऐसे में शिक्षा की जो समग्र दृष्टि या जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, समग्र रूप से विकसित छात्र का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की कितनी सुनियोजित व्यवस्था या सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय शिक्षा की जो परंपरा में रही है। एक गुरुकुल का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक गुरु के आश्रम में 3 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आप जानते हैं कि जो शिक्षा के केंद्र थे वो पूरी तरह से स्वायत्त थे। शिक्षक द्वारा नियंत्रित होती थी शिक्षा, और शिक्षक का प्रमाण पत्र ही छात्र के विकास का मूल आधार होता था। तो और 3 स्तरों पर परीक्षा छात्र अपना मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात की चर्चा की गई कि छात्र पहले अपना मूल्यांकन करेगा, फिर शिक्षक द्वारा उसका मूल्यांकन होगा, उसके सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन होगा। तो छात्र जब समझ लेता था कि मैं अब सीख लिया हूँ जो सीखने के लिए मैं आया हूँ, तो गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होता था और कहता था कि गुरुदेव मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो एक दिन बिना कुछ ही दिन अभी छात्र शिक्षा ग्रहण किए थे, तभी अचानक एक दिन शाम को गुरुजी ने तीनों छात्रों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तुम अपने घरों को जा सकते हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी विद्यार्थी को बिना परीक्षा दिए मुक्त कर दिया जाए कि तुम शिक्षा प्राप्त कर लिए हो, या जिसके लिए तुम आए हो वो उद्देश्य पूरा हो गया, तो कितना प्रसन्न होगा। तीनों विद्यार्थी गुरु का आशीर्वाद लेकर के बड़े प्रसन्न भाव से अपने अपने घरों को चले। वो गोधली बेला थी, शाम का समय था, रास्ते में घना जंगल था, वो सकरा रास्ता था। जब वो विद्यार्थी उस रास्ते से जाने लगे, अंधेरा होने वाला था, तो 2 विद्यार्थी तो आगे निकल गए, लेकिन एक विद्यार्थी सोचा कि वो सकरा रास्ता है, रास्ते में कटीली झाड़ियां पड़ी हुई है, मेरे बाद अगर कोई पथिक आएगा तो उसके पैर में ये कटीली झाड़ियां चुभ जाएंगी, इसलिए वो झाड़ियों को किनारे हटाने लगा। गुरु वहीं तुरंत प्रकट हुए, गुरु वहीं छुपे हुए थे। वो शिक्षा की कितनी नियोजित, कितना रियल सिचुएशन में छात्र का मूल्यांकन होता था और कितना समग्र रूप से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट का इवेल्युएशन होता था। गुरु वहीं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वो दोनों विद्यार्थी जो आगे चले गए थे झाड़ी को क्रॉस करके, कहे कि उन दोनों को बुलाओ, उनकी शिक्षा नहीं पूरी हुई है, तुम जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। इसका मतलब उसका जो लोक चेतना से जो उसने जोड़ लिया था कि शिक्षा स्वयं के लिए नहीं, शिक्षा दूसरे के लिए, सर्व समाज के लिए शिक्षा। तो इस प्रकार की शिक्षा की भारत की परंपरा रही, इस प्रकार की शिक्षा की भारत में व्यवस्था रही है। एक और शिक्षा के भारतीय संदर्भ को प्रकट करते हुए मैं दूसरा उदाहरण एक देना चाहूंगा कि एक लेख अखबार में निकला था, हु इज एन एजुकेटेड, और वो लेख एक आईएएस अफसर ने लिखा था। तो एक आईएएस अफसर जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया हुआ था, तो एक दिन उसको इच्छा हुई कि सरकारी काम धाम की व्यस्तता में किसी दिन परिवार के साथ मुक्त समय व्यतीत करें, ये जीवन की आपाधापी के बीच में। तो वो एक दिन अपने प्लान किया कि हम पिकनिक मनाएंगे, और रास्ते में सारे सामान के साथ निकला तो एक बड़ा सुरम्य बागीचा, तालाब बागीचा दिखा, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही नेचुरल दृश्य उसको दिखा। तो कहा कि आज दिन भर यहीं खाना पीना बनाते हैं और यहीं दिन भर बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे आनंद के साथ। वो जब वहां रुके तो देखे कि बड़ा सुंदर पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उस आईएएस अफसर की पत्नी की नजर चिड़िया के घोंसले पे पड़ी, उसने देखा कि घोंसला बहुत सुंदर है। उसने आग्रह किया कि इस घोंसला तो बहुत अच्छा है, ये मेरे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकता है, इसको ले चलते हैं घर में, ड्राइंग रूम में लगाएंगे। उसने कहा ठीक है। उस घोंसले को उतारेंगे कैसे? तो बगल में कुछ चरवाहा थे जो गाय चरा रहे थे, तो उसमें से एक चरवाहा को बुलाया, कहा कि घोंसला को उतार दो। तो उसने कहा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा ठीक है, इसको उतार दो, मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। फिर भी वो उसी तरह से, उसी भाव से, उसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये गरीब आदमी है, इसको कुछ और पैसे दे दो, बढ़ा के पैसे दे दो तो ये उतार देगा, ज्यादा पैसा चाहता होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं 500 रुपए दे दूंगा, तुम उसको उतार दो। फिर भी वो तैयार नहीं हुआ, फिर भी उसके चेहरे पे कोई उत्साह नहीं दिखा।
तो उसकी पत्नी ने कहा कि आखिर क्या चाहते हो, कुछ और चाहते हो तो बताओ। तो उसने कहा कि 500 नहीं, अगर आप 5 लाख देंगे तो भी मैं उसे नहीं उतारूंगा, और मैं स्वतः तो नहीं उतारूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है कोई दूसरा उतारेगा तो मैं उसे उतारने भी नहीं दूंगा। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं रोज सुबह गाय लेकर के इस बागीचे में आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ चिड़िया अपने घोंसले से इस आश्वास अपने बच्चे को ये आश्वासन देते हुए बाहर जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए दाना लेकर के आऊंगी। और शाम को चिड़िया दाना लेकर के आती है, और अपने बच्चे को जब दाना खिलाती है तो चिड़िया और बच्चे के चहचहाट से पूरा वातावरण आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। आज शाम को जब चिड़िया जो अपने बच्चे को आश्वासन देके गई है कि मैं दाना लेकर के तुम्हारे लिए आऊंगी, आज शाम को चिड़िया जब आएगी दाना लेकर के, और न घोंसला देखेगी न बच्चा देखेगी, तो जो करुण विलाप करेगी, और उस विलाप से जो ये पूरा वातावरण रुग्ण होगा, वो आनंद में पैसे से नहीं प्राप्त कर सकता। चिड़िया और उसके बच्चे के चहचहाट से जो इस वातावरण में आनंद आता है, जो प्रकृति से झंकार निकलता है, जो हमारे हृदय की वेदना को झंकृत करता है, आज जब चिड़िया आएगी, हमारे जो हृदय के संवेदना को झंकृत करता है, आज जब चिड़िया आएगी और जो विलाप करेगी अपने बच्चे और घोंसले के अभाव में, तो उस वेदना को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? क्या उस वेदना को पैसे के द्वारा खरीदा जा सकता है? तब उस अफसर ने कहा कि वास्तव में शिक्षित तुम हो, अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है। और बाद में वो अखबार में एक कॉलम लिखा कि हु इज एन एजुकेटेड, वास्तव में शिक्षित जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान की संपदा प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, ज्ञान की संपदा को संवेदना के साथ जोड़ना, ज्ञान को संस्कार के साथ जोड़ना, ज्ञान को अपने मूल्यों और परंपराओं के साथ जोड़ना, ज्ञान को व्यक्ति के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि जड़ चेतन के साथ साथ जड़ की चेतना को समझना, और मनुष्य के साथ साथ पूरे पर्यावरण की चेतना के साथ अपने को जोड़ना, वास्तव में ये शिक्षा है। इसलिए शिक्षा को समग्रता से आज समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय हम लोग का, शिक्षा को वास्तव में जीवन में महत्व क्या है? शिक्षा के महत्व को अगर बहुत स्पष्ट रूप से मुझे आपके सामने प्रकट करना हो, तो मैं एक बार मैकाले के दृष्टांत को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो कहता है कि मैंने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के दौरान इतना आर्थिक रूप से उत्कृष्ट देश, न केवल आर्थिक रूप से उत्कृष्ट देश, बल्कि भौतिक रूप, न केवल आर्थिक रूप से उत्कृष्ट देश, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से इतना उत्कृष्ट देश मैंने नहीं देखा। वो कहता है कि पूरे भारत भ्रमण के दौरान मुझे कोई भिखारी और व्यभिचारी नहीं दिखाई दिया। तो समझ जाता है, कहता है कि इस जो उत्कृष्ट परंपरा है, जो ज्ञान और विज्ञान की और जो समृद्धि की जो उत्कृष्ट परंपरा है, इस परंपरा का जो मूल आधार है वो शिक्षा है। इसीलिए वो कहता है कि भारत के लोगों को और लंबे समय तक पराधीन बनाना है तो वहां के लोगों को वहां की उनके मूल परंपरा से काटना होगा। इसलिए अगर भारत को जीतना है, लंबे समय तक पराजित करना है, वो तो शस्त्र से पराजय नहीं होगा। उस पराजय का जो सबल साधन है वो शिक्षा है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति को उसकी मूल चेतना से काट देती है। शिक्षा वो है जो उसके मूल संस्कार से उसे काट देती है। जब उसके अपनी मूल चेतना से, जिसकी चर्चा श्री अरविंद करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने किया कि अतीत का संस्कार शिक्षा में होना चाहिए, वर्तमान की समस्याओं के समाधान की दृष्टि उसके पास होनी चाहिए, और भविष्य में हमें कहाँ जाना है इसकी एक सुनियोजित दृष्टि भी होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें को, इन सारी बातों को विकसित करने का एक और एकमात्र साधन अगर कोई है तो शिक्षा है। तो इसलिए वो मैकाले कहता है कि भारत के लोगों को अगर भारत पे लंबे समय से शासन करना है, भारत के लोगों को उसकी मूल चेतना से काटना होगा, और वो मूल चेतना से काटने का एक सबल साधन शिक्षा ही है। इसीलिए कहता है कि मैं एक भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात करना चाहता हूँ जो रंग और रूप से तो भारतीय तैयार करे, लेकिन विचार से, सोच से, व्यवहार से वो पूरी तरह से अंग्रेज हो। तो शिक्षा ये मतलब कितना परिवर्तनकारी शक्ति है कि
वो पूरी व्यक्ति की मूल चेतना को, व्यक्ति के सोच को, व्यक्ति के संस्कार को बदल करके वो नए ढंग से उसको तैयार करती है। इसलिए कोई देश कितना आगे बढ़ सकता है, ये निर्भर करता है कि उस देश की शिक्षा की व्यवस्था उसकी कितनी समृद्ध है। एक उदाहरण आपको और शिक्षा के महत्व के संदर्भ में इसी प्रकार से ये बात मैक्स मुलर का एक कथन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिक्षा के महत्व के संदर्भ में कहता है कि इंडिया हैज बीन कंकर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कंकर्ड अगेन एंड द सेकेंड कंक्वेस्ट शुड बी द कंक्वेस्ट बाई एजुकेशन। अगर अगली विजय का कोई सशक्त माध्यम है तो वो माध्यम शिक्षा है। इसी को दूसरे शब्दों में कोठारी कमीशन ने भी अपने प्रतिवेदन के प्रारंभिक लाइन में व्यक्त किया कि द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भाग्योदय का सबसे सबल साधन है। कोई राष्ट्र कितना आगे बढ़ेगा ये निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था कितनी उत्कृष्ट है, या उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में समग्र विकास की कितनी सुनियोजित व्यवस्था है। इसीलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, मल्टी फैकल्टी कॉलेज की बात की जा रही है, ताकि सर्वसार्विक पटल पर विकसित तभी उसे किया जा सकता है जब छात्र को विषयों के बंधन से मुक्त किया जाए। विषय के बंधन से जकड़ा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा यह है जो व्यक्ति को मुक्त बनाती है, शिक्षा मुक्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा का कितना महत्व होता है जीवन में, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जिसकी चर्चा एक बार वो एक पुस्तक वैल्यू एजुकेशन पे निकली थी, जिसमें प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब ने उसकी चर्चा की थी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के उदाहरण का, कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ था और किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रयोग किया था स्लम एरिया के कुछ बच्चों पर। एक स्लम एरिया थे जिसमें 200 बच्चों के आसपास बच्चे थे। तो व्यक्ति का जो भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करता है, इसका वो अध्ययन कर रहा था। तो जो स्लम एरिया है उसका वातावरण बड़ा कुपोषित था, बड़ा रुग्ण था, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही अनुपयुक्त था। इसलिए उसने अध्ययन किया कि ये जो वातावरण है, इतने खराब वातावरण में जो बालक पलेगा वो आगे अपने जीवन में क्या कर पाएगा। तो उसका एक अध्ययन किया बालकों की मनोवृत्ति का, और अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष दिया कि ये बच्चे आगामी 20-25 वर्षों में जब बड़े हो जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे, या जिसको अपने हम कहते हैं कि ये सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, एक नागरिक भूमिका में जाएंगे, तो नागरिक भूमिका में वो देश और समाज के लिए वो नुकसानदायक होंगे। वो कहे कि ये बच्चे अपने जीवन में एक या एक से अधिक बार जेल जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों के विकास के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो वातावरण उस स्लम एरिया में नहीं था। 20-25 वर्ष बाद उस अनुसंधान पर एक शिक्षा शास्त्री की नजर गई, तो उसने कहा कि जिन बच्चों के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया था और ये पाया था कि ये बच्चे जो है बहुत रुग्ण वातावरण में पले हैं, इसलिए इनका विकास ठीक से नहीं हुआ और ये जीवन में एक या एक से ज्यादा बार जेल गए होंगे, तो जरा पता किया जाए कि ये बच्चे आज कहाँ हैं। तो जब उसने धीरे धीरे 5-6 वर्षों में आंकड़े इकट्ठा किए और उसमें से अधिकांश बच्चों, 4-5 बच्चों को छोड़ करके अधिकांश बच्चों को उसने ट्रेस कर लिया, तो ट्रेस करने के बाद देखा कि 5-6 बच्चों को छोड़ करके अधिकांश बच्चे जीवन में अच्छा काम कर रहे थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वो बड़ा साइकोलॉजिस्ट, अमेरिका का एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट, जिसने अनुसंधान की बिल्कुल मतलब कठोर और शुद्धतम पद्धति का अनुसरण करते हुए निष्कर्ष निकाला था, आखिर ये निष्कर्ष इतना विपरीत कैसे जा रहा है। तो उसने फिर केस हिस्ट्री तैयार करने प्रत्येक बच्चे का शुरू किया। तो जब केस हिस्ट्री तैयार किया तो पता चला कि उन सारे बच्चों की जो केस हिस्ट्री थी उसमें एक बात कॉमन थी कि सबको एक शिक्षक ने पढ़ाया था। तब फिर वो शिक्षक को खोजते खोजते मिला। उसने पूछा कि जिन बच्चों के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट, वहाँ के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये भविष्यवाणी की थी, ये बच्चे अपने जीवन में एक या एक से ज्यादा बार जेल जाएंगे,
आज जब मैं उनका अध्ययन किया हूँ तो उसमें से अधिकांश बच्चे अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, समाज जीवन में वो जो एक मतलब श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और मैंने जब उनकी केस हिस्ट्री तैयार की तो वो ध्यान में आया कि वो सारी बातें अलग अलग थी, एक ही कॉमन फैक्टर था, और वो कॉमन फैक्टर था कि सबको एक शिक्षक ने पढ़ाया था। तो आखिर आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं याद है कि मैंने किनको पढ़ाया, वो आज कहाँ है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि शिक्षा देने का जो मेरा आधार था, वो मैंने प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा समझा और उसके अनुसार उसे विकसित करने का प्रयास किया। तो मेरे कहने का ये अर्थ था कि जिन बच्चों के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चे जीवन में एक या एक से ज्यादा बार जेल जाएंगे, वो बच्चे जीवन की मुख्य धारा में आ गए, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो उसके पीछे कोई एक कारक अगर जब उसने अध्ययन किया तो वो एक कारक था, वो शिक्षा थी, वो शिक्षक था। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की वो एक प्रभावी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम मनुष्य में मनुष्यत्व का आरोपण करते हैं, मनुष्यत्व में देवत्व का आरोपण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ गिविंग सम इंफॉर्मेशन, बट इट इज मियरली ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ये मनुष्य से देवत्व की यात्रा है, ये मानव से अति मानव के निर्माण की प्रक्रिया है। और ये कहाँ शिक्षा का 86 की शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि ये शिक्षा का प्रभाव, वो कहता है कि नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स, ए टीचर रिफ्लेक्ट्स सोशियो कल्चरल एथास ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो शिक्षक है वो सिर्फ ज्ञान का प्रदाता नहीं है, वो संपूर्ण सामाजिक और सांवेगिक परिप्रेक्ष्य को, कंटेक्स्ट को परिलक्षित करता है। और उस कंटेक्स्ट में जो उसका विकास होता है वो विकास बहुत स्वाभाविक होता है, बहुत रचनात्मक होता है और बहुत ही प्रभावी होता है। एक और दृष्टांत मैं भारत की शिक्षा परंपरा का देते हुए और भारत के चिंतन दृष्टि का देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में घूम रहे थे, तो स्वामी जी के बस्त को देख करके वहाँ के एक नौ दंपत्ति भी उसी गली में जा रहा था। तो नौ दंपत्ति स्वामी जी के बस्त को देखा तो उसने, उसकी पत्नी ने टिप्पणी किया, उसने कहा कि हाउ अगली ही लुक्स लाइक, ये जो व्यक्ति कितना भद्दा, कितना खराब कपड़ा पहना है। वहाँ तो कोट पैंट सूट पहनने का प्रचलन था। तो स्वामी जी ने सुन लिया, स्वामी जी पीछे मुड़े और स्वामी जी ने कहा कि जेंटिलमैन, यू बिलोंग to that country where tailor makes the personality. I belong to that country where education makes the personality, where teacher makes the personality. तो मैं ऐसे देश का व्यक्ति हूँ जहाँ व्यक्ति निर्माण या चरित्र निर्माण का शिक्षा सबल साधन है। हमारे यहाँ शिक्षा या चरित्र का निर्माण या व्यक्तित्व का निर्माण वो दर्जी के द्वारा नहीं होता है। इसलिए स्वामी जी के इस कथन के साथ I belong to that country where education makes the character, where teacher makes the character, वास्तव में शिक्षा की यही भूमिका है कि शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के विकास के साथ समाज के विकास में उसकी रचनात्मक भूमिका को सुनिश्चित करे, स्वयं के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास की दिशा में उसको नियोजित करे। वास्तव में शिक्षा की यही भूमिका है कि शिक्षा व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। शिक्षा की वास्तव में यही सार्थकता है, या शिक्षा की यही भारतीय परंपरा है, या भारतीय चिंतन दृष्टि शिक्षा के संदर्भ में यही है। आप सबने मुझे इस SCERT के फेसबुक लाइव पेज पर शिक्षा की संकल्पना और उसके महत्व विषय पर अपने विचार को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री मान सतीश द्विवेदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। SCERT के निदेशक माननीय सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और डिप्टी डायरेक्टर
श्याम जी चतुर्वेदी जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके प्रयत्नों से मुझे इस फेसबुक पेज पे लाइव होने का तथा शिक्षा के संदर्भ में कुछ अपनी बात आपके सम्मुख रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।